नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2025 आगामी यूपी पुलिस, यूपीएसआई और सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी की ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप सभी से मेरा आग्रह है, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे प्रयास से अधिक लोग जुड़ सकें और हमारा ये प्रयास सफल हो सके। हम वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं और वर्णमाला की ये क्लास है। आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के सहयोग से होता है। स्वरों के अध्ययन में हमने समझा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों के सहयोग से व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वरों के सहयोग से व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं होता है। हम यहां पर एक व्यंजन वर्ण लिखते हैं। हमने लिखा का को लिख दिया, लेकिन का का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसके साथ आ की ध्वनि आएगी। का के साथ किसकी ध्वनि आएगी? आ की ध्वनि आएगी, और इस ध्वनि के बिना इस का उच्चारण संभव नहीं है। और इसका जो रूप हो जाता है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका जो रूप होगा का, और इसके नीचे हलंत लग जाएगा, और जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है उसका तात्पर्य होता है वो उस वर्ण का आधा रूप है, उस वर्ण का आधा रूप है। और इससे इस आ की ध्वनि ये अलग हो जाएगी, ये इस का रूप हो जाएगा। ये व्यंजन है और ये स्वर है, और इस स्वर के बिना इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, 5 वर्गों में इन व्यंजनों को विभाजित किया गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो इनकी जो कुल संख्या हो जाती है वो 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 25 कुल संख्या हो जाती है, और इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। और इनका जो विभाजन का आधार है, इस वर्गीकरण का जो आधार है वो उच्चारण है। उच्चारण के आधार पर इनको विभाजित किया गया है, उसको अभी हम आगे समझेंगे। इस प्रत्येक वर्ग के, ये का वर्ग है, का खा गा घा या, ये 5वां वर्ण। चा वर्ग है, चा छा जा झा वहां, ये 5वां वर्ण। टा वर्ग है, इसका 5वां वर्ण। ता वर्ग है, इसका 5वां वर्ण। और पा वर्ग है, इसका 5वां वर्ग। ये प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर। और इन्हें नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो नासिका यानी नाक से वायु या श्वास निकलती है। अब यहां पर इसे बहुत अच्छे से समझिए। ये जो चा वर्ग है, चा वर्ग, और चा वर्ग के ये 4 वर्ण, चा, छा, जा और झा, इन 4 वर्णों को, चा, छा, जा और झा, इन चारों वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यानी जब हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन से तात्पर्य है जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी चा, छा, जा, झा का उच्चारण करते हैं, तो हमारी श्वास को संघर्ष भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष भी करना पड़ता है। इसलिए इन व्यंजन वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये 4 स्पर्श संघर्षी, ये 5 यानी प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण, ये नासिक व्यंजन। इसके बाद आपके कितने व्यंजन वर्ण बचते हैं? 25 में 5 और 4 9 हो जाते हैं, आपके 16 व्यंजन वर्ण बचते हैं। कितने बचते हैं? 16 व्यंजन वर्ण बचते हैं। और ये 16 व्यंजन कैसे होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन बिंदुओं पर अधिकतर किताबें साइलेंट हैं, इनका उत्तर नहीं मिलता है और बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चा वर्ग के 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी होते हैं। 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन होता है, इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। और ये जो 16 व्यंजन बच गए, कौन कौन से? ये पूरा का, खा, गा, घा। टा वर्ग का ये टा, ठा, डा, ढा। ता वर्ग का ये ता, था, दा, धा। और पा वर्ग का ये पा, फा, बा, भा। ये कैसे होते हैं? ये 16 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन इनको कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि ये जो वर्गीय व्यंजन है, ये जो वर्गीय व्यंजन है, इन वर्गीय व्यंजनों का वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? उच्चारण है। क्या है? उच्चारण है। उच्चारण के आधार पर इन वर्गों में इन व्यंजनों को विभाजित किया गया है। अब ये जो पहला वर्ग है आपका का वर्ग, का वर्ग के जो व्यंजन वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है, यानी ये कंठव्य व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? कंठ यानी कंठव्य व्यंजन है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। और कंठ कहां पर होता है? हमारे ये गले में अंदर जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। दूसरा वर्ग ये चा वर्ग, चा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से होता है। ये व्यंजन वर्ण कैसे हैं? तालव्य हैं। कैसे व्यंजन वर्ण हैं? तालव्य व्यंजन वर्ण हैं। जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी चा वर्ग के जो व्यंजन हैं, चा, छा, जा, झा, वा, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। और तालु कहां पर होता है? हमारी जीवा जहां से शुरू होती है, अंदर गले में जहां से हमारी जीवा की शुरुआत होती है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। और चा वर्ग के जो व्यंजन वर्ण हैं उनका उच्चारण तालु से होता है, इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। टा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है। कहां से होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धा, इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। मूर्धन्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मूर्धा कहां होती है? मूर्धा कौन सा स्थान होता है? हमारा जो तालु है, जिसकी अभी हमने चर्चा की, तालु से नीचे और हमारे जहां से दांत शुरू होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उन मसूड़ों से ऊपर जो मध्य का स्थान होता है वो मूर्धा कहलाता है। और टा वर्ग के जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। ये मूर्धन्य व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ता वर्ग के जो व्यंजन वर्ण है इनका उच्चारण दंत से होता है। कहां से होता है? दंत से होता है। इन्हें दंतव्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। दंतव्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और दंत क्या है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। ये ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण है। कैसे हैं?
ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन व्यंजन वर्णों के साथ हमने यहां पे कंठव्य व्यंजन बोला। आपसे एग्जाम में कंठव्य ध्वनि भी पूछ सकता है और अक्सर पूछा भी जाता है। और ध्वनि ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और वर्ण में क्या विभेद है, यह हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी। वर्ण लिखित रूप होता है और ध्वनि क्या होता है, मौखिक रूप होता है। ध्वनि मौखिक रूप होता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, कंठव्य वर्ण या कंठव्य ध्वनि, कंठव्य व्यंजन, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कुछ विद्वानों ने इन्हें अर्ध स्वर भी कहा है और कुछ विद्वानों ने इन्हें अर्ध व्यंजन भी कहा है। जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख से निकलने वाली वायु है या श्वास है, यह हल्का सा टच होती हुई, हल्का सा स्पर्श करती हुई सीधे मुख से बाहर निकल जाती है। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। कैसे व्यंजन कहे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन व्यंजन वर्णों में या और वा, या और वा को अर्ध स्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, अर्ध स्वर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है अर्ध स्वर, आपने पढ़ा होगा इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। लेकिन इन्हें अर्ध स्वर कहा क्यों गया है, क्या कारण है इन्हें अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई। आप एक शब्द देखिए, हमने एक शब्द लिखा विशेषताएं। शब्द हमने लिखा विशेषताएं। विशेषताएं ऐसे ही लिखा जाता है। इस विशेषताएं शब्द को हम ऐसे लिख दें, तो यह सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। विशेषताएं ये भी सही है और विशेषताएं ये भी सही है, दोनों ही सही माने जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए, ये वर्ण जो है ए, ये स्वर है और ये क्या है, ये व्यंजन है। हमने क्या किया, इस स्वर के स्थान पर इस व्यंजन का प्रयोग कर लिया, स्वर के स्थान पर इस व्यंजन का प्रयोग कर लिया, इसीलिए इसे अर्ध स्वर कहा गया है। इसीलिए इसे अर्ध स्वर कहा गया है। और अर्ध स्वर ही कहा, क्यों कहा गया है, पूर्ण स्वर क्यों नहीं कहा गया। पूर्ण स्वर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ऐसी स्थिति हर शब्द में नहीं बनती। ऐसी स्थिति हर शब्द में नहीं बनती, कुछ शब्दों में बनती है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा गया है। अब दूसरा देख लीजिए, हमने एक शब्द लिखा गोवा। गोवा, गोवा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह भी सही हो जाएगा और यह भी सही हो जाएगा। तो अब आप देखिए, यह व्यंजन वर्ण है, ओवा व्यंजन है, और यहां पर हमने इस स्वर का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया, स्वर का प्रयोग कर लिया। यहां पर इस शब्द जो है हमारा गलत नहीं माना जाएगा। इसीलिए इन दोनों व्यंजन वर्णों को अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है कि कुछ वर्णों, कुछ शब्दों में ये वर्ण स्वर की भांति व्यवहार करते हैं, कुछ वर्णों में या कुछ स्थितियों में या और वा स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस रा को, ये जो रा अंतस्थ व्यंजन है, इस रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है, जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा में कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और लुंठित व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने में हमारी जीवा मुड़ जाती है, हमारी जीवा मुड़ जाती है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ला का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा के किनारे का उच्चारण होता है, जीवा के इसका उच्चारण होता है, और पार्श्व मीन्स होता है किनारे, तो इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण कहां से होता है, यहां से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, और इनके उच्चारण को याद करने के लिए आप एक गाने की तरह इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे भी पड़ेगी। और वो गाना आप बना लीजिए, तालु तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, इस तरीके से आप इसे सजा लीजिए। और तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, और वा का जो उच्चारण होता है वो दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ्य कहा जाता है। या का उच्चारण तालु से, रा का उच्चारण मूर्धा से, और ला का उच्चारण दंत से। कहां से? दंत से, और वा का उच्चारण दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से वा का उच्चारण होता है। ठीक है, आगे देखिए। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, सा और सा। इन सा का ये क्रम आप लोग बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। इस क्रम को अगर आपने सेट कर लिया तो इनके उच्चारण से कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सा और सा। और चौथा कौन सा होता है? हा। इन चारों वर्णों को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें इनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और हमारी जो श्वास होती है उसको अधिक घर्षण करना पड़ता है, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण कहां से होता है? जिस गाने की बात अभी हमने अंतस्थ व्यंजन में की थी, उस गाने को आप दोबारा यहां लिख दीजिए, तालु तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत। और हा का जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? कंठ से होता है। कहां से? कंठ से। हा कैसा व्यंजन वर्ण है? कंठव्य है। इस सा का जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? तालु से होता है। ये कैसा सा है? तालव्य सा है। और इस सा का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है, और ये मूर्धन्य सा है। और इस सा का जो उच्चारण होता है वो दंत से होता है, ये कैसा है? दंतव्य सा है। और जिस तरीके से हमने अंतस्थ व्यंजन में सजाया था उसी तरीके से इनको भी सजा लीजिए, और ये आप याद कर लीजिए, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत। इस तरीके से आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, और ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हा का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। और यहां पर एक प्रश्न आप लोग और बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? हमने जब विसर्ग को समझा था तो हमने वहां यह देखा था कि विसर्ग का जो उच्चारण जब हम करते हैं तो इसका उच्चारण हा की ध्वनि के साथ होता है। कैसा होता है? हा की ध्वनि की भांत होता है, मतलब हा की ध्वनि निकलती है। जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो हा की ध्वनि निकलती है। इस हा का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। और इससे भी हा की ध्वनि निकलती है। तो भैया विसर्ग का भी जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? कंठ से होता है। और अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। और इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया है, दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर, दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर इनका निर्माण किया गया है, इनको निर्मित किया गया है। और हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा,
और ये स्रा। ये कैसे व्यंजन वर्ण है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इस छा का जो निर्माण हुआ है का और मूर्धन्य सा, इस सा का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। का हमने अभी चर्चा की थी, जब किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है तो उसका तात्पर्य होता है उस व्यंजन वर्ण का आधा रूप। तो ये का और सा, मूर्धन्य सा से किसका निर्माण होता है? छा का निर्माण होता है। त्रा का निर्माण किससे होता है? ता और रा। ता और रा से किसका निर्माण होता है? त्रा बनता है। और ज्ञा किससे बनता है? जा, जा और वा। जा और वा से ये ज्ञा का निर्माण होता है, ज्ञा बनता है। और स्रा किससे बनता है? तालव्य सा, तालव्य सा और रा। तालव्य सा और रा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको, अक्सर परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इन्हें उत्सृप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और उत्सृप्त व्यंजन। जब हमने वर्णमाला की शुरुआत की थी तब हमने वहां पर चर्चा की थी कि हिंदी वर्णमाला में दो द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? अड़ा और अढ़ा। अड़ा और अढ़ा, इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन या उत्सृप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनके नीचे से अगर हम बिंदी हटा दें, अगर बिंदी हम हटा दें तो ये किस वर्ग में चले जाएंगे? ये टा वर्ग में चले जाएंगे। किस वर्ग में चले जाएंगे? टा वर्ग में चले जाएंगे। और जब बिंदी लग जाती है तो इनका ये दूसरा गुण हो जाता है। कैसा गुण हो जाता है? दूसरा गुण। आप देखिए, ये डा और ढा के नीचे केवल बिंदी ही तो लगाई गई है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? द्विगुण व्यंजन कहा गया है। इनकी आवश्यकता क्यों हुई भाई? हमें जब कुछ शब्दों को लिखना होता है, हमें मान लीजिए लिखना है सड़क, सड़क, तो सड़क को लिखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। सड़क को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सड़क को लिखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। हमने लिखा पढ़ाई, पढ़ाई लिखा हमने, तो पढ़ाई के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी ना। हम पढ़ाई को इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं, ये तो पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना क्या है? पढ़ाई। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इन व्यंजनों को क्या कहा गया है? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है, द्विगुण व्यंजन भी कहा गया है और उत्सृप्त व्यंजन भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, प्राण या श्वास। प्राण, श्वास और वायु एक ही बात है, हमने इसकी कई बार चर्चा की है। प्राण या श्वास के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है, वर्णों का विभाजन किया गया है। वर्णों की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें व्यंजन भी शामिल है और अन्य वर्ण भी शामिल हैं। और यह विभाजन किसके आधार पर है? प्राणत्व या श्वास के आधार पर है, प्राण या श्वास या वायु के आधार पर है। और पहला जो विभाजन है वो है अल्प प्राण। कौन सा? अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? उन वर्णों को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो श्वास या प्राण की जो मात्रा होती है वो कम निकलती है। कैसी निकलती है? कम निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं? अब इस वर्गीकरण को आप याद रखिएगा। और इस वर्गीकरण में अब क्या करना है आपको? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एक एक वर्ग को नंबरिंग दे देनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और यह क्या वर्गीकरण होगा? यह नया ऊपर से नीचे देखेंगे हम इस तरीके से, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? ये जो होता है पहला वर्ग, का, कचट, तप, का, चा, टा, ता, प, ये 5 वर्ण। तीसरा वर्ण यानी ये 5 वर्ण और पांचवा वर्ण, ये 5 वर्ण, 1, 3 और 5। ये व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए।
ये तो व्यंजन वर्णों की बात हो गई। अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अभी हमने चर्चा की 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और कौन होते हैं? सभी स्वर। सभी स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, हमने चर्चा की है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ये कैसे होते हैं? ये सभी वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहे जाते हैं। कैसे वर्ण होते हैं? ये सब अल्प प्राण वर्ण होते हैं। कौन कौन से? 1, 3, 5, यानी ये और ये, और अंतस्थ व्यंजन और इसके साथ सभी स्वर, ये कैसे होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं, यानी अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, महाप्राण। कौन से? महाप्राण। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? इनका उच्चारण करने में श्वास या प्राण की जो मात्रा होती है वो ज्यादा निकलती है, वो अधिक निकलती है, और ऐसे वर्णों को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब इस वर्गीकरण में क्या बचा है? वर्गीकरण में क्या क्या बचा है? आप देखिए, ये दूसरा बचा है, दूसरा वर्ग बचा है, और चौथा वर्ग बचा है। ये बचा है दूसरा और चौथा, तो ये दूसरा और चौथा ये हो जाएगा। दूसरा वर्ग यानी ये दूसरे वर्ग के 5 वर्ण और चौथे वर्ग के 5 वर्ण ये हो जाएंगे। और इसके साथ क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की अभी हमने चर्चा की। सा और हा, तीनों प्रकार के सा और हा कैसे होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को विभाजित किया गया है, और स्वर तंत्रियों के आधार पर भी वर्णों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है घोष। घोष, सघोष भी कहा जाता है। घोष या सघोष। घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं? इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और स्वर तंत्रियां कैसी होती हैं? झंकृत होती हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? इस वर्गीकरण को आपको याद रखना है। फिर नंबरिंग दे दीजिए आप, 1, 2, 3, 4 और 5। तीसरा, चौथा और पांचवा, ऊपर से नीचे याद रखना है। ये तीसरा वर्ग यानी ये 5, ये 5 और ये 5, 3, 4 और 5, ये वर्ण कैसे होते हैं? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। घोष या सघोष वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? हा। कौन सा? हा। और अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर। सभी स्वर ये कैसे होते हैं? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। 3, 4, 5 यानी ये तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये 15 व्यंजन, यानी ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये 15 व्यंजन। हा, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और सभी स्वर ये सब कैसे वर्ण होते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अगला है अघोष। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अब इसमें क्या क्या बचा है? इसमें पहला वर्ग बचा है और दूसरा वर्ग बचा है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, तो ये तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये हो जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ हमने देखा यहां पर ऊष्म व्यंजन का एक वर्ण घोष होता है। 3 वर्ण बचे। कौन कौन से? सा, सा और सा, ये इसमें आ जाएंगे। तो अघोष वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और कौन कौन से? तीनों प्रकार के सा। तीनों प्रकार के सा ये कैसे हो जाएंगे? अघोष वर्ण हो जाएंगे।
ठीक है, कैसे? अघोष वर्ण। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, यहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तस्य व्यंजन, इन्हें दंतमूल, दंतमूल, दंतमूल मूल से तात्पर्य होता है जड़, और हमारे जहां पर दांत जहां से शुरू होते हैं वो मसूड़ा जो होता है उसे दंतमूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतमूल कहा जाता है। वर्तस्य व्यंजन संस्कृत में होते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी परीक्षा में अक्सर यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जो दंतमूल, दंतमूल व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी इनका उच्चारण दंतमूल से होता है, सा, रा, ला और ना। इन चार वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? दंतमूल से होता है। दंतमूल यानी मसूड़े से होता है, और अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। काकल्य व्यंजन कौन से होते हैं? का और हा। का और हा कैसे व्यंजन होते हैं? इन्हें काकल्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य व्यंजन कहा जाता है। युग्मक ध्वनि कौन सी होती है? युग्मक ध्वनि जब एक वर्ण किसी शब्द में एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो, वर्ण की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, लेकिन एक बार पूरा वर्ण हो, एक बार यह वर्ण कैसा हो? पूरा हो, और दूसरी बार कैसा हो? आधा हो। तो ऐसी ध्वनि को युग्मक ध्वनि कहा जाता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा बिल्ली, बिल्ली, कच्चा, कच्चा, ये क्या है? ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। संप्रक्त ध्वनि कौन सी होती है? संप्रक्त ध्वनि जब दो व्यंजनों के मध्य, जब दो व्यंजनों के मध्य आधा व्यंजन वर्ण होता है, दो व्यंजनों के मध्य आधा व्यंजन वर्ण होता है, उस ध्वनि को संप्रक्त ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रक्त ध्वनि कहा जाता है। जैसे दंड, खंड, ये सब क्या हैं? संप्रक्त ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां? संप्रक्त ध्वनियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ और फैक्ट हैं, अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और कंफ्यूजन में यह प्रश्न गलत हो जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है? हमारी जो वर्णमाला है उसका अंतिम वर्ण कौन सा है? ज्ञा। कौन सा है? ज्ञा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है, तो फिर इसका उत्तर बदल जाएगा। हिंदी शब्दकोश के जो अनुसार अंतिम वर्ण होगा वो हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। और इसको हमने किससे निर्मित किया था? अभी इसका हमने निर्माण किया था जा और वा से। किससे निर्माण किया था? जा और वा से। तो हमारा जो शब्दकोश है हिंदी का, उसके अनुसार अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला के अनुसार ज्ञा से पहले वर्ण, हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, और हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें ज्ञा से पहले क्या आता है? त्रा आता है। क्या आता है? त्रा आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे हिंदी शब्दकोश के अनुसार ज्ञा से पहले कौन सा वर्ण होगा, तो कौन सा होगा? जा होगा। अभी आप लोग देखिए, हमने इसका जो निर्माण किया है ज्ञा का किससे किया है? जा और वा से किया है। तो ज्ञा से पहले क्या होगा? ठीक है, और इसी प्रकार से जो अन्य संयुक्त व्यंजन हैं उनके संदर्भ में भी आप इनको सेट कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।